हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूर्व वैदिक कालीन, जो हमारा वैदिक कालीन हम पढ़ रहे थे, इसके पहले आज हिस्ट्री की क्लास होगी। इसके पहले हम हिस्ट्री में वैदिक काल के विषय में पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने अपना टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया है, तो वहां से आपको ये इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। इस समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग कई बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द लगभग 275 शब्द का मिलता है। पर जनपद का कहीं उल्लेख नहीं है। लोग जनजाति से जुड़े थे, क्योंकि अभी तक ना तो जमीन पर नियंत्रण था और ना ही साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मतलब लोग खुला घूमते थे। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विश्व 170 बार, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। वैश्य का जन्म इसी विश्व समूह से माना गया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां घर में एक साथ रहती थी। समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं की प्रार्थना करते थे। महिलाएं भी पति के साथ सभाओं में भाग लेती। उत्तर वैदिक काल में आपको ये नहीं मिलेगा। वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से तथा शूद्र का जन्म चरणों से हुआ है। अब देख लेते हैं स्त्रियों की दशा कैसी थी। अगर आपको समाज के विषय में जानना, तो वहाँ देख लीजिए कौन कौन सी नॉर्म्स चल रही हैं, वहाँ के कल्चर कैसा है, स्त्रियों की दशा देख लीजिए। और दो चार चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप सामाजिक जीवन का आराम से पता लगा सकते हैं, जिसमें है स्त्रियों की दशा। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी बताया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदत में अपनी बात रखने की छूट थी। ये पति के साथ यज्ञों में भी हिस्सा लेती थी। ये दान देती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन तब नहीं था। स्त्रियां भी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, पाला एवं विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। विवाह न करने की स्थिति में वह पिता की संपत्ति की हिस्सेदार भी होती थी। अतः ये सारा हम ऊपर जो पढ़े, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अतः इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानीय थी। इनका भी समाज में एक अच्छा खासा योगदान था। अब देख लेते हैं बाल विवाह एवं बहुविवाह कैसा था। इनका प्रचलन नहीं था। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष की होती थी। विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह एवं पुनर्विवाह का भी उल्लेख मिलता था। समाज में एक पत्नी का ही प्रचलन था। संपन्न लोग एक से अधिक विवाह करते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन तब भी था। सती एवं पर्दा प्रथा तब नहीं थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। उन्हें राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार तब नहीं था। अब भोजन देख लेते हैं कैसा था वहाँ का। मुख्य रूप से चावल व जौ का प्रयोग करते थे यहाँ के लोग। फल, दूध, सब्जी, मांस भी खाते थे ये लोग। सोमरस भी पीते थे। गाय की हत्या नहीं की जाती थी। वस्त्र देख लेते हैं ये लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। ये लोग छेम, अलसी का सूत होता है, ऊन और मृग के चमड़े का प्रयोग करते थे। ये तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे मुख्यतः। वासस, अधिवासस, उष्णीय। मनोरंजन क्या क्या थे इस समाज में। संगीत इनका प्रमुख साधन था। इसके साथ साथ रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट का भी प्रचलन इस समाज में था। संभवतः जुए का भी प्रचलन था। आभूषण देख लेते हैं क्या पहनती थी। स्त्री व पुरुष दोनों में आभूषण पहनने का प्रचलन तब था पूर्व वैदिक काल में। वे कानों, हाथों तथा भुजाओं में आभूषण पहनते थे। स्वर्णकार आभूषण बनाता था। अब देख लेते हैं हमारा पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक जीवन कैसा था, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसी थी। ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि का विवरण मिलता है। जबकि पूर्व वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना प्रमुख व्यवसाय माना। यह सभ्यता ग्रामीण थी। वेद में गव्य और गव्यति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त होता है। इस समय में गाय का बहुत महत्वपूर्ण थी। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। मतलब गाय को उस टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग माना जाता था। उसके लिए लड़ाइयाँ होती थी समुदायों में। धनी व्यक्ति को गोपत कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। गो शब्द का प्रयोग मतलब गाय के लिए 174 बार आया। मतलब अगर किसी का ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, मतलब वो चीज़ उस टाइम फेमस है। गाय विनिमय का मुख्य साधन थी, इसीलिए इसका सामाजिक धार्मिक महत्व और आर्थिक भी महत्व अधिक था। संपत्ति का मुख्य कारण गोधन था। युद्ध गायों के लिए होता था तब।
पुरोहितों को गायें और दासियां दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। कृषि देखते हैं अब कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह विशेष रूप से युद्धकालीन स्वामी होता था। ऋग्वेद में दो प्रकार के सिंचाई का उल्लेख मिलता है। खन्नित्रमा मतलब खोद कर प्राप्त किया गया जल, स्वयं जाया प्राकृतिक जल। वो दो कैसे थे उस टाइम के। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्पों के विकास के बारे में वर्णन मिलता है। चर्मकार व कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। अयस का अर्थ करघा तथा ओत का तात्पर्य ताने बाने के लिए। सुधेव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था उस समय। व्यापार कैसा था देख लेते हैं पूर्व वैदिक काल में। इस काल में व्यापार का विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली में वस्तु के साथ गाय घोड़े एवं स्वर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था, बार्टर सिस्टम था। इस काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार हेतु सुदूरवर्ती प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पण्य कहा जाता था। व्यापार जल तथा थल मार्गों से भी होता था। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बेकनाट कहा जाता था, मतलब उस टाइम भी ये व्यवस्था थी। पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन कैसा था ये देख लेते हैं। वे लोग कबीलों में रहते थे जिसे जन कहा जाता था। इस काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में होता था, वह राजन कहलाता था। यह पद आनुवंशिक था। राजा एक प्रकार का मुखिया था, उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे क्योंकि उसे कबीले से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा जो समिति थी उससे राजा का चुनाव होता था। राजा पशुधन की रक्षा, युद्ध का नेतृत्व कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभी समिति विदथ एवं गढ़ जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। इस काल में स्त्रियां भी सभा समिति में भाग लेती थी। ऋग्वेद में सभा शब्द 8 बार आया है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभी शब्द तथा स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। सभा देख लेते हैं क्या थी। ये 2 नंबर का जो शॉर्ट आंसर आता है उसमें ये पूछा बहुत बार गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक युग के अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ ही एक और संस्था समिति थी। अथर्ववेद में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। सभा में ब्राह्मणों, अभिजात लोगों और धनी वर्ग के व्यक्तियों का प्रभाव साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होता था। इसके सदस्यों को सुजात कुलीन कहा जाता था। सभा के सदस्यों को सभासद, अध्यक्ष को सभापति, द्वार रक्षक को सभापाल कहते थे। सभावती नामक महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। समिति यह शब्द ऋग्वेद में 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार आया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना समिति के कोई शासन नहीं कर सकता है। समिति एक लोकसभा थी जिसमें जनजाति के लोग जनजाति व्यवसाय करने के लिए एकत्रित होते थे। यह दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करता था, धार्मिक समारोहों और प्रार्थनाओं से संबंधित भी था। राजा का चुनाव समिति द्वारा ही होता था, एक विधत होता है। यह ऋग्वेद में 122 बार तथा अथर्ववेद में 22 बार संदर्भित विधानसभा का एक स्वरूप था। यह परिवार परिषद के रूप में अनुवादित था तथा इसमें प्रतिभागियों के रूप में बुजुर्ग तथा महिलाएं शामिल होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। अब हमारा अंतिम देख लेते हैं, पूर्व वैदिक कालीन धार्मिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। यद्यपि ऋग्वेद में एक स्थान पर इंद्र की मूर्ति का वर्णन है तथा इसे मूर्ति पूजा से नहीं जोड़ा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में लोग सामान्यतः प्राकृतिक घटनाओं की पूजा करते थे। वे देवताओं की उत्पत्ति तो मानते थे पर उसका अंत नहीं। समानता आर्यों के हर कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था जो उनके अनुसार उनके कबीले और उनकी रक्षा करता था और मनोकामना की पूर्ति भी करता था। आदि देवताओं की उपासना पुत्र पशु अनाज आदि प्राप्त करने के लिए करते थे। इस काल में उपासना मुख्य रूप से स्तुति पाठ और यज्ञ द्वारा की जाती थी। ऋग्वेद में अनेक देवताओं की स्तुति में लिखे गए सूक्त मौजूद हैं। स्तुति सामूहिक होती थी, यज्ञ में बल दी जाती थी, पशु बलि सामान्य थी, यज्ञ में मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त इंद्र पर मिलते हैं। अग्नि का स्थान दूसरा था, मतलब दूसरे फेमस देवता अग्नि थे। अग्नि का कार्य जंगलों को जलाने, भोजन पकाने, प्रकाश के लिए किया जाता था। लगभग 200 सूक्त इन पर मिलते हैं अग्नि पर। तीसरा स्थान वरुण का, जिन्हें जल या समुद्र के देवता माना गया है। इन्हें ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का भी देवता कहा गया है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी वर्णन मिलता है। पूषण पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए हैं। पृथ्वी के देवता देख लेते हैं। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, नदियां आदि आते हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, यम, प्रजापति आदि आते हैं।
आकाश के देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, चंद्रमा, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि आते थे। वैदिक समय में एक ईश्वरवाद की झलक मिलती है। एक समय में केवल एक देवता की पूजा की जाती थी। जिस देवता की पूजा होती थी उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक काल में कुल 33 देवता माने गए हैं। रुद्र को कल्याणकारी शिव माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपना पूर्व वैदिक कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन था उसके विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम उत्तर वैदिक कालीन ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन देखेंगे। काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए दोनों को अलग करके पढ़ाया गया है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम लोग वीडियो बना पाएंगे आगे। बहुत कम ही व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए।